ओके, तो रेफरेंस हमने बनाया, उसके बाद हमने वेयर की क्यूरी लगा दी। पहले वाले केस में हमारे पास सिंपल क्या था, रेफरेंस था। अच्छा, ये रेफरेंस ये मेथड नहीं है, ये जैसे आपको मैं पहचान के लिए बता रहा हूँ। रेफरेंस तो आप अपनी कलेक्शन का नाम इस तरह दे रहे डीबी डॉट कलेक्शन, और कलेक्शन का नाम दोगे और आगे डॉक्यूमेंट है तो डॉक आईडी भी लिखोगे, सही है। रेफरेंस के बाद कोई आप मेथड लिखते हैं, ये मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, इंग्लिश वाली जुबान है, जावास्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने पढ़ी थी एक क्यूरी पढ़ी थी कि अगर आपको रेफरेंस में कोई कंडीशन देनी है, लाइक आपने कहा कि गूगल में ही जाओ लेकिन वो लेके आओ जिसकी यूआईडी मैच हो रही हो, अगर आपको याद हो करंट यूजर, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स नहीं है, जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स आपको यहाँ मिलेंगे, सही है। तो उस केस में अगेन सारा डेटा नहीं आ रहा, 5 लाख अगर डेटा है तो 5 लाख नहीं आ रहा, फिल्टर होकर डेटा आ रहा था हमारे पास, ठीक है। थर्ड केस भी देख लेते हैं, वो हमने लास्ट क्लास में नहीं देखा था बट वो कोई इतना मुश्किल है भी नहीं। आप देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिमिट 3। इसका मतलब क्या होगा, पहले इन्होंने लिखा ऑर्डर बाय नेम। ऑर्डर बाय नेम आप लिख दें, ऑर्डर बाय डिस्क्रिप्शन लिख दें, या एक्स वाई जी जो भी लिख दें, एक्चुअली सॉर्टिंग की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या क्या लिखा हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आएगा। अच्छा, डिसेंडिंग और असेंडिंग में मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ, देख लेंगे हम अभी चला के। लेकिन ऑर्डर अगर आपको करना है, लाइक एक सवाल आया था, आई थिंक सुराका ने पूछा था, आई डू नॉट रिमेम्बर। उन्होंने कहा था कि सर जिस सीक्वेंस में हम सेव कर रहे हैं उस सीक्वेंस में हमें मिल क्यों नहीं रहा है। द रीज़न इज कि हमने क्योंकि सॉर्टिंग करी नहीं थी, ठीक है। डिफॉल्ट पे वो हमें लेके आ रहा था। आपको जो भी सॉर्टिंग करनी है आप कर सकते हैं इसके हिसाब से, ऑर्डर बाय के को यूज़ करते हुए। ऑर्डर बाय यूज़ करेंगे तो उसके हिसाब से सॉर्टिंग कर देगा। उसके साथ इन्होंने मजीद एक क्यूरी या लिमिट लगाई है, लिमिट 3 लिखा है। मतलब अगर 5 लाख होंगे ना तो उसमें से सिर्फ आपको 3 लाख ही देगा। इसी अब आपके पास ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, आपके पास ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में 5 लाख प्रोडक्ट हैं लेकिन फर्स्ट पेज पे सिर्फ 10 प्रोडक्ट शो करने हैं, तो आप यहाँ लिमिट के अंदर 10 लिखेंगे तो सिर्फ 10 आएंगे, ठीक है। तो ये कुछ मतलब ये लिमिटेशंस हैं, ये हमने लगाई नहीं है अभी तक, हमें ऐसा कुछ जरूरत पड़ी नहीं। अभी आगे अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लगा लेंगे इसको। मैं जस्ट आपको ऑप्शन बता रहा हूँ क्या क्या ऑप्शन है। पेजिनेट डेटा विद क्यूरी कर्सर, ये मैंने अभी तक खुद भी यूज़ नहीं किया ये वाला पेजिनेट डेटा। रिक्वायरमेंट मुझे ऐसे कभी आई नहीं अभी इस तरह की, लेकिन ये बड़े काम की चीज़ मुझे लग रही है। क्यों काम की लग रही है, जो राफे का एक्चुअली क्वेश्चन था ना वो एग्जैक्टली इसी से आंसर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप ये बता दें स्टार्ट एट और एंड एट क्यूरीज है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि अभी तो हमारे पास डेटा नहीं है, देखते हैं इन्होंने जो डमी डेटा बनाया है नहीं बनाया, इन्होंने आई थिंक सेव करवाते हुए बनाया था। सेव मुझे भी याद नहीं है उन्होंने कहाँ पे डेटा बनवाया था। पहले इन्होंने काफ़ी सारा डेटा सेव करवाया था, ये रहता था, ठीक है जी। मैं इसको उठा लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए। नेम है, कैपिटल है, रीजन है, स्टेट है, कंट्री है, पॉपुलेशन है, ये 4-5 प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो ये सेव करवा रहे हैं अपने डेटाबेस के अंदर। अब इन्होंने क्या किया है, आते हैं दोबारा अपने पेजिनेशन वाले सेक्शन में। इन्होंने पॉपुलेशन से सबसे पहले इसको कर दिया ऑर्डर वाइज कर दिया। ऑर्डर वाइज करने का मतलब जो भी सिचुएशन बन रही होगी, लाइक 86,000 है और नेक्स्ट बन रहा है 39,000, तो 39,000 मतलब जो सॉर्टिंग होती है ना, लाइक ए टू जी है, जी टू ए, ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहा है। डिसेंडिंग क्या होता है जरा देख भी लेते हैं यार। डिसेंडिंग मीनिंग बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है, ठीक है, यानी उल्टे जेड टू ए कर लें आप। बड़े से छोटा तो सही है लेकिन हमारे केस में क्या बनेगा, ए टू जेड बनेगा या जेड टू ए बनेगा। अच्छा, इसमें छोटी सी एक कन्फ्यूजन है इसमें मुझे, ठीक है, इसमें कोई लेकिन कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, जब हम चलाएंगे तो हमें पता लग जाएगा, उसी वक्त पता लग जाएगा जिस हिसाब से रिजल्ट आ रहे होंगे, सही है। तो यहाँ पे इन्होंने जैसे इसको ऑर्डर बाई का मतलब ये है कि सीक्वेंस में कर दिया। उसके बाद इन्होंने कहा स्टार्ट एट, इसको लेके आओ स्टार्ट एट, और एंड एट का क्या मतलब होगा।
सिंपल है कि इस जितने डेटा इनके हिसाब से इस वक्त जो है इतना सारा डेटा रखा हुआ है, ठीक है। आपके पास अगर इतने सारा डेटा नहीं है तो आपको ज़रूरत नहीं है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, मैं ये तो इन्होंने डमी एग्जाम्पल बताई है, मैं अगर इसको कॉपी करूँ हमारे केस में लेके आते हैं इसको, स्टार्ट है, हमें चाहिए 11 से लेकर उसके आगे तक के, तो हम यहाँ 11 पास करेंगे, अभी 11 ऑनवर्ड्स डेटा लाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हमें एंड करना है तो एंड का जो भी मेथड इन्होंने बताया है, सॉरी एंड हमने पहली दफ़ा जब हम डेटा उठा रहे हैं तो हम यहाँ लिमिट बता सकते हैं कि हमें 10 तक की रेंज चाहिए, ठीक है। अच्छा, पेजिनेशन फायरबेस के साथ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स, मतलब इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, थोड़ी सी उसके हिसाब से फिर वर्किंग करनी पड़ती है आपको, लेकिन इसमें मेथड हैं आपके पास काफ़ी सारे, जिसमें आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपना डेटा फैच करवा सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे 25 का डेटा मंगवाया है, ठीक है, सारा डेटा नहीं मंगवाया, सिर्फ 25 डेटा की लिमिट के साथ मंगवाया है, 25 का डेटा आ रहा है इनके पास, ठीक है। अच्छा, और इसमें बेसिक क्यूरीज तो यही है। अभी जब हम इन पर मजीद काम अगर अभी करते हैं, लाइक आप लोग OLX जब बनाओगे ना, तो OLX में आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। वो कैसे पड़ेगी, अगर आप मिसाल के तौर पे ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपके पास हैं तो सारे प्रोडक्ट्स आपको मंगाने की ज़रूरत नहीं है, आप 10 दिखाते हैं और नीचे एक बटन दिखाते हैं नेक्स्ट या बैक का, नेक्स्ट करने पे मजीद 10 आ जाएंगे, या नीचे आप एक बटन दिखाते हैं लोड मोर का, जैसी लोड मोड पे क्लिक करें उन 10 के साथ साथ और 10 लोड हो जाए, ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आप डेटाबेस के साथ लगा सकते हैं। आज हम नई चीज़ एक वर्किंग करने जा रहे हैं, नई चीज़ पे वर्किंग करने जा रहे हैं, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अच्छा, बल्कि उससे भी पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, ये मेथड देखा था ऑन स्नैपशॉट। ऑन स्नैपशॉट ये फायरबेस का बिल्डर मेथड है, ये रियल टाइम पे आपको डेटा ला के देगा। आपको लिसन ये करना पड़ता है कि जो रियल टाइम डेटा आ रहा है उसकी चेंज टाइप क्या हो, ऐड हो तो ऐड वाला काम करवाएंगे आप, मॉडिफिकेशन पे हमने मॉडिफिकेशन वाला काम किया था, और डिलीट पे हमने डिलीट, रिमूव पे हमने डिलीट वाला काम किया था। आपको भी यही 3 केस होंगे, चौथा तो कोई केस हो नहीं सकता, सही है जी। इसके अलावा हमने एक चीज देखी थी कि ये जो ऐड वाला मेथड होता है, ये फर्स्ट टाइम में आपको सारे के सारे डेटा ला के दे देता है, ठीक है। उसके बाद से रियल टाइम लिसनिंग शुरू होती है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। हाँ भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बताओ ना भाई, जवाब नहीं दिया तुम लोग। अच्छा जी, ये था पिछला डेटाबेस का अभी तक का कोई हम मैंने एक रिकैप करवाने की कोशिश करी है। मुझे आप लोग ये बताएं कि आप में से कितने लोगों ने OLX वाली वेबसाइट पे काम शुरू भी नहीं किया। अच्छा जी, पिक्चर तो मैंने कहा था आपको कोई भी इमेज का फोटो टैग से आप लगा लो यार, बड़ा पिक्चर की का तो मैंने टास्क ही नहीं दिया था अभी आपको। अच्छा जी, सुन लें अब आप, बड़े काम की चीज़ अभी है, अभी हम करने वाले हैं, पिक्चर पे भी वर्किंग करेंगे। देखें, आप लोगों को ना अपने साथ अब थोड़ा सा सिंसियर होना पड़ेगा। यहाँ पे देखें, आप टाइम चेक करें, आप नेक्स्ट वीक है, सैटरडे और संडे को ईद है, ठीक है। आपके पास 2 वीक का टाइम होगा, यानी कल तो हमारी क्लास होगी, उसके बाद आपके पास 2 वीक का टाइम होगा। मुझे नहीं पता, मैं हो सकता है 8 तारीख को जब नेक्स्ट क्लास हमारी हो रही होगी तो मैं शायद क्लास की टाइमिंग भी आप लोगों की बढ़ा दूँ, सही है जी। उस वक्त मैं देखूँगा क्या सिचुएशन है, लेकिन बात ये है कि आप लोग टाइमिंग बढ़ाने से सिर्फ मसला हल होगा नहीं। क्या आप लोग डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी है आप लोगों में, वो तभी पैदा होगी जब आप लोग वर्किंग करें, आप लोग टास्क परफॉर्म करें। ये बहुत ज़रूरी है कि अब आप लोग टास्क परफॉर्म करें। पहले छोटे मोटे HTML का टास्क अगर आपने मिस कर दिए, चलें ठीक है, छोटे लेवल पे छोटी गलतियां माफ़ हो जाती हैं। अब आपका लेवल अब आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है, कुछ अरसे में, कुछ ही अरसे में आपने क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स पे लगना है, तो क्या आप अभी भी अगर प्रोजेक्ट नहीं बना रहे तो क्या फ़ायदा आपका। आपको मैं 2 से 3 असाइनमेंट देने वाला हूँ, प्योर जावास्क्रिप्ट पे, फंक्शनैलिटी के साथ, फायरबेस के साथ, ठीक है, तो वो बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा।
जिसमें एक चैट ऐप मैं शामिल करूंगा। चैट ऐप की मैं आपको सारी यूआई और सारी मतलब किस तरह की होनी चाहिए वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सही है जी। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये सारी चीज़ें देखें और सीखें पहले। ठीक है। अगर आप देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा जी। हम इसके बाद अभी हम पढ़ने वाले हैं किसी भी चीज़ के डॉक्यूमेंट हो गई या फाइल हो गई, या आप किसी वेबसाइट को यूज़ करते हैं ना, तो या तो आपके पास सिंपल टेक्स्ट में डेटा होता है, ठीक है, या फिर आपके पास होता है फाइल होती है, कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, पीडीएफ फाइल हो सकती है, या फिर होती है आपके पास इमेज। ठीक है जी। तो फायरबेस हमें क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, देखते हैं। डेटाबेस के लिए टेक्स्ट में डेटा है सिंपल, तो वो तो हम यहाँ रख सकते हैं। ठीक है। कोई भी कलेक्शन बना देंगे, उसके अंदर डेटा रखते जाएंगे हम, सिंपल है। ऑथेंटिकेशन का काम यहाँ से हो गया हमारा। कोई भी डॉक्यूमेंट या इमेज रखने के लिए आपके पास स्टोरेज अवेलेबल है। स्टोरेज में मैं आता हूँ। अच्छा, मेरे पास ये इस तरीके से आ रहा है क्योंकि यकीनन इस प्रोजेक्ट को मैं पहले भी कई दफ़ा यूज़ कर चुका हूँ। आपके पास शायद फर्स्ट टाइम में जब आप स्टोरेज पे आएंगे इस तरीके से नहीं आ रहा होगा। वहाँ लिखा हुआ होगा स्टार्ट स्टोरेज या क्रिएट स्टोरेज, इस तरीके से कुछ लिखा आ रहा होगा। आपके पास क्या आ रहा है, आप लोग बताएं मुझे। क्या हुआ, पूरी क्लास हो रही है क्या? क्या रे बच्चों, क्या कर रहे हो? ठीक हो गया। आप गेट स्टार्टेड या जिसके बाद सेटअप स्टोरेज आ रहा है, जो भी आ रहा है स्टोरेज के ऊपर क्लिक करके आप स्टार्ट करेंगे, वो आपसे नेक्स्ट करने का कहेगा, नेक्स्ट कर दीजिएगा आप एक या दो दफा, जितनी दफा भी हो गया आपको। ठीक है। अच्छा, जिस तरह डेटाबेस के रूल्स होते हैं उसी तरह स्टोरेज के भी रूल्स हैं। ठीक है। और यहाँ उसकी यूजेज आ रही है। ऑब्वियसली ये अभी आपका कंसर्न नहीं है, यहाँ जस्ट ये पता रहेगा कितना यूज हो गया है, कितना नहीं हुआ है। ठीक है। वो बिलिंग के लिए है, सही है। अभी तो आप उस लेवल पे भी नहीं आए हैं, आप ना आपका कंसर्न है क्लाइंट पैसे देगा वो तो, ठीक है। अभी के लिए तो आप यहाँ पे आ जाए। रूल में जब आप आएंगे, इफ के बाद जो भी लिखा हुआ हो फॉर द टाइम बीइंग आप इसको ट्रू करके पब्लिश पे क्लिक कर दें। ट्रू करके पब्लिश पे क्लिक कर दें। पब्लिश पे क्लिक करना है ट्रू ट्रू करके। ठीक है। आपके पास पहले यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखी हुई होगी। उस कंडीशन का मतलब ये है कि जब तक यूजर लॉगिन नहीं हो उसको ना कुछ रीड करने का एक्सेस दो, ना कुछ राइट करने का एक्सेस दो। सही है जी। मैंने यहाँ पे एक्सेस दिया हुआ है, मैंने इनको ट्रू किया हुआ है। ट्रू का मतलब ये कि कोई भी आ जाए उसको रीड भी करने दो और राइट भी करने दो। ठीक है। आप भी इसको कर लीजिए रूल्स में जाके, ताकि भी आपको काम करते हुए प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, मैं स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके चल रहा हूँ। पहला स्टेप क्या है, अपने अपने स्टोरेज को स्टार्ट किया, क्रिएट किया। उसके बाद अभी, क्योंकि अभी आपको रूल से कंसर्न नहीं है, सिक्योरिटी मेजर्स पे भी आप काम नहीं कर रहे, आप रूल पे जाएं और इसके बाद जो भी लिखा हुआ है उसको डिलीट करके उसकी जगह ट्रू लिखते हैं, जैसे मेरी स्क्रीन पे भी आपके पास शो हो रहा है। और करके फिर मुझे बताएं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ऐसा ना हो कि मैं आगे बढ़ जाऊं और आपके पास कुछ हुआ हुआ ना हो। अच्छा जी। अब आते हैं अपने पास दोबारा फाइल्स के अंदर। आपकी जो भी फाइल या डॉक्यूमेंट या एक्स वाई जी कुछ भी अपलोड होगा ना, वो यहाँ पे अपलोड होना है। सही है, इस जगह पे अपलोड होना है। आप हार्ड कोडेड यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। अब ऑब्वियसली हम यहाँ से करना हमारे लिए अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम तो ऐप के अंदर से करना चाहेंगे ना। आप अगर ओलेक्स बना रहे हैं तो ओलेक्स की जो इमेज है वो तो यहीं से अपलोड होगी, अभी तो है नहीं। ठीक है। तो मैं जस्ट आपको एक हार्ड कोडेड अभी एक रेफरेंस अभी करके चेक करवा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। सही है। उसके बाद आपने खुद से करना है। ठीक है। पहले एक सिंपल इमेज हम अपलोड करते हैं। इमेज अपलोड कर रहा हूँ बट लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ इमेज हो, आप पीडीएफ या कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले स्टोरेज यूज करने के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो क्या है। जिस तरह आपके पास आपने फायरबेस ऑथ लगाया था क्योंकि आपको ऑथेंटिकेशन यूज करनी थी। उसके बाद आपने फायरबेस फायर स्टोर लगाया था क्योंकि आपको फायरबेस फायर स्टोर भी यूज करनी थी।
अहमद आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पिक्चर शेयर करी है यार, आप लोगों के पास ज़्यादातर के पास। इसको स्क्रॉल अप करें, आई थिंक ये पूरे पूरी स्क्रीन तो नहीं है, इसमें क्रिएट वगैरह करने का ऑप्शन आ रहा होगा, और ये शायद जूम हुई है थोड़ी। अच्छा बन गया, सही हो गया। मैं आपको ये बता रहा था कि जिस तरह आपने ऑथेंटिकेशन यूज़ करने के लिए ऑथेंटिकेशन लगाया है, फायर स्टोर यूज़ करने के लिए फायर स्टोर लगाया है, इसी तरह स्टोरेज यूज़ करने के लिए फायरबेस की फायर स्टोरेज लगानी पड़ेगी। ठीक है, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, इत्तेफाक से मुझे इसका याद है, तो मैंने यहाँ से इसको, शायद यही है, अब अगर चेंज नहीं हुआ तो यही होगा, ये सही है, और अगर चेंज हो गया हो तो हम देख लेंगे क्या है। ठीक है, सर्च कर लेंगे गूगल पे। तो सबसे पहला काम ये है कि जिस भी फायरबेस के प्रोडक्ट को आप यूज़ कर रहे हैं उसकी लाइब्रेरी लगाएंगे आप। मैं फायरबेस की स्टोरेज यूज़ करने वाला हूँ, तो मैंने उसकी लाइब्रेरी लगा दी। ठीक है, इनिशियलाइजेशन हुई भी ऑलरेडी, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। स्टोरेज बकेट यही वाला चल रहा है, तो मुझे दोबारा से इनिशियलाइज कुछ नया करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ मुझे लाइब्रेरी मंगवानी है। ठीक हो गया। वरा आपका सवाल क्या है? अगर हमें बटन और डेटा ग्रिड में शो करने हैं तो कैसे होंगे? बेटा उसके लिए कोई यूआई की लाइब्रेरी आप यूज़ कर लो। W3 स्कूल पे जाएं आप, उसमें देखें ग्रिड के सेक्शन में किस तरीके से इन्होंने किया, उसको आप उस तरीके से यूज़ कर लें। राइट नाउ हम अभी यूआई पे तो वर्किंग नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन आपको आंसर मिल W3 स्कूल पे मिलेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बेटा फायरबेस का भी क्लास चल रही है, आप मुझसे यूआई के क्वेश्चन पूछ रहे हो, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। बूटस्ट्रैप पे आ जाओ आप। सही है, आप जो भी बूटस्ट्रैप का वर्जन यूज़ करने जाओ, दोनों पे आपको ग्रिडिंग वगैरह मिल जाएगी। ग्रिड बेसिक यहाँ बने हुए हैं। ठीक है, ये सारी इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, आप इसको यूज़ करना चाहिए, इस तरीके से आप कर सकते हो। इसको यूज़ करोगे, इसको आप पहले लगा लेना, जो जो स्टेप दिए मैं इसको आप वन बाय वन फॉलो करना। ठीक है, होम से स्टार्ट करना, पहले लाइब्रेरी लगाने का ऑप्शन मिलेगा आपको, वहां से स्टार्ट करना और फिर आगे बढ़ना, और फिर आपका पूरा पेज ग्रिड्स में डिवाइड हो जाएगा, फिर आप उस तरीके से यूज़ कर सकोगे। ठीक हो गया। मैं इसको बंद कर रहा हूँ दोबारा, वापस फायरबेस पे आ जाते हैं। मैं आपको ये बता रहा था, लाइब्रेरीज की बात बता रहा था आपको। यूज़ करने के लिए सबसे पहले क्या लगाना है भाई? सबसे पहले आपको उसकी लाइब्रेरी ऐड करनी है। उसके बाद दोबारा आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। फायरबेस फायर स्टोरेज, स्टोरेज स्टोरेज स्टोरेज, वेब पे आ जाते हैं, कैट स्टार्टेड पे आ जाते हैं। कैट स्टार्टेड में इन्होंने वही बताया होगा, रेफरेंस फायरबेस लगाने की चीज़ें बताई होंगी, वो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो गेट स्टार्टेड वाला सेक्शन राइट नाउ भी हम स्किप कर रहे हैं, ये सब हम कर चुके हैं, लगा चुके हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या है? सर अपेंड चाइल्ड के थ्रू हम लिस्ट बना रहे हैं, वो ग्रिड बनाने हैं। तो वरन आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गेट नहीं कर पाया हूँ। अपेंड चाइल्ड के थ्रू बना रहे हैं, ये बात सही है। आप अगर इसको ग्रिड सेक्शन में शो करना चाह रहे हैं तो ग्रिडिंग कैसे लगती है पहले आपको ये देखना पड़ेगा ना। सिंपली क्लास नेम तो ऐड करनी होगी, वो उस ग्रिड में आ जाएगा। ठीक है, आप जिस भी ग्रिड में रखना चाह रहे हैं, पूरा पेज डिफरेंट इसके में टूट जाएगा। उस जिस हिस्से में आप रखना चाह रहे हैं उस हिस्से के हिसाब से आप काम करेंगे। अभी तो हम ग्रेडिंग के हिसाब से काम नहीं कर रहे थे, हमने सिंपल अपेंड करवा दिया था से। ठीक है, अच्छा जी, गेट स्टार्टेड वाला सेक्शन तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। मैं आता हूँ नेक्स्ट सेक्शन पे, क्रिएट अ रेफरेंस। इमेज अपलोड करने के लिए आपको तीन तीन चीज़ें करनी है। डेटाबेस में तो आपको सिर्फ दो चीज़ें करनी थी, एक रेफरेंस करना था, बनाना था, उसके बाद आपको जो भी मेथड था वो कॉल करना था। ठीक है, और अगर कोई फिल्टर या क्यूरी थी तो उसको मेथड से पहले लगाना था। लाइक आपको ऑर्डर करना है, या आपको वेयर लगाना है, या आपको लिमिट लगानी है, तो वो मेथड कॉल करने से पहले पहले करना था। ठीक है, इमेज अपलोड करने में भी आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी मोस्ट प्रॉब्ली। पहला आप रेफरेंस बनाएंगे, उसके बाद आप फाइल, अच्छा सबसे पहला काम ये करेंगे, आपके यूजर से जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ना उसको पिक करेंगे। डॉक्यूमेंट और इमेज पिक करेंगे आप सबसे पहले, ये फर्स्ट स्टेप होगा आपका। ठीक है, दायरे जिसको अपलोड करना है वो पता तो होनी चाहिए आपको। उसके बाद आप रेफरेंस बनाएंगे। रेफरेंस किस चीज़ का? सॉरी,
इस चीज़ का कि यहाँ जो आप स्टोरेज बना रहे हैं वो किस रेफरेंस में हो। मिसाल के तौर पे आप चाह रहे हैं कि आप एक चैट ऐप बना रहे हैं, उस चैट ऐप के अंदर एक फ़ोल्डर हो इमेजेस के नाम से, सारी इमेजेस इस इमेजेस के अंदर मिलेगी। एक और होगा बुक्स के नाम से, अगर कोई पीडीएफ शेयर कर रहा है तो वो सारी की सारी यहाँ पे होंगी, ठीक है। तो आपको रेफरेंस बना, मैं इन दोनों को अभी डिलीट कर रहा हूँ, ये जैसे आपको सैंपल के लिए बताया था, तो आपको पहले रेफरेंस बनाना पड़ेगा कि कहाँ रखना चाह रहे हैं आप उस डॉक्यूमेंट को, ठीक है। उसके बाद आप उसमें इस वाली फाइल को, यानी जो रेफरेंस बनाया है उसमें इस फाइल को आप अपलोड कर रहे होगे, ठीक है। यानी 3 स्टेप में आपका काम हो रहा होगा। अपलोड फाइल, अगर इस फाइल से रेलेवेंट कोई कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आपको रखनी है तो वो आप रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे रख सकते हैं, इमेज नेम सेट करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इमेज नेम नहीं करेंगे क्योंकि हमें को कंसर्न नहीं है, जो भी इमेज का नाम हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। ये 3 स्टेप में आपकी इमेज अपलोड हो जाएगी। लेकिन अच्छा जी, राफे का सवाल है कि अगर कोई पायरेटेड पीडीएफ हो या पायरेटेड डॉक्यूमेंट हो तो क्या फायरबेस उसको रोकेगा? द आंसर इज नो, फायरबेस नहीं रोकेगा एज फार एज कि आपकी वेबसाइट का लेवल क्या है। देखें, आपकी फायरबेस स्टोरेज तो सिंपल है, अपलोड स्टोरेज है ना, आप कुछ भी इसमें अपलोड कर दें, कोई किसी को नहीं रोक रहा, सही है। आपकी वेबसाइट कहीं एक गली में यूज हो रही है तो किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन आपकी थोड़ी सी ऑडियंस बढ़ जाएगी जब आपको ज़्यादा लोग देख रहे होंगे, तो वो पायरेटेड जो आपने डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज़ आप पीडीएफ है वो पब्लिक के सामने आएगी तो वो रिपोर्ट कर देंगे। जाहिर है किसी ने बनाई है, मेहनत से बनाई है, वो रिपोर्ट कर देंगे। एट दैट टाइम आपकी वेबसाइट के खिलाफ कोई भी एक्शन हो सकता है, ठीक है। पाकिस्तान में तो साइबर लॉ है ही नहीं, बाहर ममालिक में तो आपको बहुत सीवियर केसेस का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़े जाइंट्स लाइक गूगल एंड एप्पल हैज फेस्ड ऑल दिस, ठीक है। तो आप तो किसी खाते में ही नहीं आते जब इतनी बड़ी कंपनी ने फेस किया है। लेकिन अभी आपका वो लेवल नहीं है, अभी तो आपकी ऑडियंस भी नहीं है, तो आप कुछ भी अपलोड करें कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हो गई आपकी इमेज अपलोड, यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। फोर्थ स्टेप में आपको मिलेगा इस इमेज का डाउनलोड यूआरएल, सही है जी। ये जो डाउनलोड यूआरएल है ये आपके काम की चीज है। एक दफा जब इमेज अपलोड हो गई, आप इमेज के नाम से या इमेज के पाथ से आपको कोई कंसर्न नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है उसका डाउनलोड यूआरएल। उस डाउनलोड यूआरएल को आप अपने डेटाबेस में भी रखेंगे। मैं इसको एक और टैब में खोल लेता हूँ। यानी कि आपकी जो भी डाउनलोड यूआरएल होगा ना, आप उसको अपने डेटाबेस की डॉक्यूमेंट के अंदर यूआरएल को रख देंगे, ताकि जिस वक्त डेटा आ रहा हो आपके पास उस वक्त इमेज भी आपकी आ चुकी हो उस यूआरएल की मदद से। अभी हम करके देखते हैं, अभी तो जस्ट हम स्टेप बाय स्टेप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट अभी हम देख रहे हैं। तो आपका बेसिक काम कितने हिस्सों में हो रहा है? डॉक्यूमेंट पिक किया, रेफरेंस बनाया इमेज के लिए, यहाँ से आपका फायरबेस का काम शुरू हो रहा है, ठीक है। पहला हिस्सा जो है वो जावास्क्रिप्ट का काम है, HTML CSS और HTML और जावास्क्रिप्ट का काम है, ठीक है। यहाँ से आपकी फायर स्टोरेज का काम शुरू हो रहा है। डॉक्यूमेंट पिक किया, रेफरेंस बनाया, फाइल अपलोड की, उसका डाउनलोडेबल यूआरएल पिक किया, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि डॉक्यूमेंट पिक कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट पिक करने के लिए मैं इसी के आगे इसी हर टू डू के लिए एक इमेज असाइन कर रहा हूँ मैं, फॉर द टाइम बीइंग, सही है। तो इमेज अगर मैं असाइन कर रहा हूँ, इमेज पिक कैसे करूँगा? कोई बताएगा मुझे? यूजर से इमेज कैसे पिक करूँगा? कोई तो बता दो। इनपुट से करूँ, इनपुट टाइप फाइल कर दूँ, अपलोड बटन बना दूँ? डायरेक्ट अपलोड कैसे बना दूँ बटन भाई? डायरेक्ट इस बटन से कैसे काम होगा? पहले तो मुझे यूजर से इमेज लेनी है ना। बिल्कुल सही है। और इनपुट टाइप, टाइप में क्या लिखूं? पासवर्ड, फाइल लिखेंगे। अच्छा जी, अच्छा अजान हो रही है, 1 मिनट रुक जाते हैं, जस्ट अजान खत्म हो जाए फिर कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। जस्ट मैं 1 मिनट में रिज्यूम कर रहा हूँ, अजान हो जाए।
अच्छा जी, क्वेश्चन आया है। अच्छा जी, अनीस आपके चीज़ को अभी मैं थोड़ी देर में आंसर करता हूँ, ठीक है? 1 से 2 मिनट में भी हम कर देते हैं। मैंने अभी क्या किया, इनपुट टाइप फाइल दिया है, नेम वैल्यू का पेयर यहाँ पे आता है। राइट नाउ मैं अगर कुछ नहीं भी दूँ, मेरा काम फिलहाल अभी नहीं है नेम वैल्यू से, लेकिन चलो मैं दे देता हूँ। इसका नाम मैं लिख देता हूँ टू डू पिक, और एक आईडी भी दे देता हूँ। आईडी दे देता हूँ मैं, फाइल दे देता हूँ, फाइल आइटम। सही है। पिक कैसे करूँगा मैं? अच्छा, क्योंकि मैं टू डू के साथ ही अपलोड कर रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर कि यार टू डू के साथ करें या एक अलग से बना लें। चलें इसी के साथ करते हैं इसको, पिछले डेटा को हम डिलीट कर देंगे, उसके बाद उसी के साथ करते हैं, टू डू के साथ करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वाट फाइल, ठीक है। फाइल एलिमेंट इसको कर देते हैं, या फाइल इनपुट कर देते हैं। हुज़ैफा मैंने अभी उसको जस्ट एक लिमिट और वेयर को जो है, वेयर हमने लास्ट क्लास में किया था, लिमिट और ऑर्डर बाय को हमने यूज़ नहीं किया है क्लास में। मैंने जस्ट आपको एक डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर से एक रोलर कोस्टर राइड कराई है कि ये चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। आपको अगर कहीं पे लिमिट करना हो या ऑर्डर सॉर्टिंग वगैरह करनी हो तो फायरबेस आपको ये ऑप्शन देता है, अभी हमने यूज़ नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको क्या किया, सबसे पहले डेटा यहाँ से बना दिया यहाँ पे फाइल इनपुट के अंदर, ठीक है, कि जिससे हमें रेफरेंस से पिक करनी है इमेज। अभी हमने पिक किया नहीं है, अभी हम करेंगे थोड़ी देर में। मैं सारे डेटा को डिलीट कर देता हूँ, क्यों? बिकॉज के अभी हमें इमेज के साथ अब अपलोड करने वाले हैं। अभी तो इमेज है ही नहीं ना हमारे पास। इमेज आएगी इससे और टू डू होगा, दोनों साथ अपलोड होंगे, सही है। मैं थोड़ी देर के लिए टू डू अपलोड वाले काम को कमेंट कर रहा हूँ, डिलीट नहीं किया मैंने, कमेंट किया है, ठीक है, समझाने के लिए आपको। अभी हम पहले इमेज अपलोड करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ज़हन में रखें, आपको इमेज भी अपलोड करनी है एक ही डेटा के साथ। फॉर एग्जांपल OLX वाले केस में आपको इमेज भी चाहिए और उसका डेटा भी चाहिए, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की प्राइस, ये सब भी चाहिए। तो आप फायरबेस यूज़ करते हुए पहले इमेज अपलोड करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे आप? क्योंकि डेटाबेस में आपको डेटा तो मिल जाएगा, लेकिन यूआरएल कैसे मिलेगा? डाउनलोडेबल यूआरएल। डाउनलोडेबल यूआरएल आपको मिलेगा ही तब चौथे स्टेप में, सबसे आखिरी स्टेप में, जब इमेज अपलोड हो चुकी होगी, ठीक है। तो इसलिए डेटाबेस में डेटा ऐड करते वक्त अगर आपको इमेज भी उसके साथ एसोसिएट करनी है, पहले इमेज अपलोड होगी फिर डेटा ऐड होगा। तो इसलिए मैंने इसको अभी कमेंट कर दिया है, पहले हम इमेज अपलोड करने वाला काम करना है, ठीक है। नॉर्मली इनपुट से हम जब कोई डेटा पिक करते हैं तो हम वैल्यू करके पिक करते हैं, सही है। वैल्यू करके पिक करते हैं, फाइल इनपुट डॉट वैल्यू। लेकिन जब आपको कोई डॉक्यूमेंट या कोई फाइल या कोई इमेज पिक करनी है तो आप वैल्यू से पिक नहीं करते। पहले मैं वैल्यू पे आपको दिखाता हूँ कि क्या मिलेगा, सही है। पहले वैल्यू पे दिखा देता हूँ आपको कि क्या मिलेगा। अच्छा, हसन नईम, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ बच्चे। WHO इमेज क्या मतलब? वो इमेज मैं इसको चला के दिखा रहा हूँ आपको कि हमें, अगर हम इनपुट टाइप फाइल है तो डॉट वैल्यू में मुझे क्या मिल रहा है। ये मेरी पिक्चर है और ये पाथ मिल रहा है कि किस जगह पे रखा हुआ है, फेक पाथ कुछ भी इसने दे दिया है, ठीक है। ये हमें नहीं चाहिए। हमें जब भी इमेज या फाइल पिकर से हम कोई भी डेटा पिक कर रहे हैं तो वो हमें मिलेगा फाइल्स की अरे के अंदर। रेफरेंस उसी फॉर्म का ही है, लेकिन एक एडिशनल एक फील्ड है, उसका नाम है फाइल्स, ठीक है। इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं है ना, जस्ट वैल्यू की जगह फाइल है, और ये सिर्फ एक केस में है। वो केस ये है कि आप इनपुट टाइप फाइल लगाया हुआ आपने, सही है। जरा देखते हैं इसमें अब हमें क्या क्या मिल रहा है। मुझे एक अरे मिल गई है। इस अरे को मैं खोलूं अगर, तो जीरो इंडेक्स पे क्या क्या है मेरे पास? मेरे पास उस फाइल जो इमेज अपलोड करनी है उसका नाम है, उसका साइज आ रहा है केबीज में मोस्ट प्रोबेबली है, ठीक है। टाइप आ रहा है,
उसकी मॉडिफिकेशन डेट या जो भी मैंने एडिट या अपलोड कर रखी होगी इस जगह पे। इस वक्त क्योंकि एक ही इमेज है तो एक ही आ रहा है, मल्टीपल फाइल्स होंगी तो मल्टीपल आएगा, ठीक है। मल्टीपल के लिए आपको थोड़ा अलग से काम करना पड़ेगा, लेकिन अभी इसके लिए हमें जरूरत नहीं है, हमें OLX में तो आपको अभी एक ही इमेज रखनी है, सही है जी। तो हमने क्या देखा, हम क्या लगाएंगे, फाइल इनपुट डॉट फाइल्स, इसमें आपको मिलेगी फाइल्स के अंदर एक अरे, अरे के जीरो इंडेक्स पे आपकी फर्स्ट फाइल होगी जिसको आपने पिक किया है, ठीक है। तो मैं फाइल्स के साथ जीरो इंडेक्स को एक्सेस लिखता हूँ। मेरे पास पूरी फाइल का सारा डेटा जो है वो आ गया, जीरो इंडेक्स, सिर्फ ये जीरो इंडेक्स पे रखी हुई है, ठीक है। इसको चेंज करूंगा तो उसके हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। ये आपको मिल गई फाइल, मैं यहाँ पे आता हूँ वार फाइल, और वो मुझे मिल गई है इस रेफरेंस के अंदर। इसको कमेंट कर देता हूँ मैं। यूजर यानी फर्स्ट स्टेप वाला काम हो गया हमारा, डॉक्यूमेंट या इमेज जो पिक करनी है वो हमें मिल चुकी है। अगर मैं कोई और फाइल पिक करना चाहूँ तो वो भी इसी तरह मिलेगी। अभी यहाँ पे इमेज टाइप में इमेज आ रहा है, मैं कोई और सी फाइल देखता हूँ, वो पिक करके ट्राई करते हैं। डाउनलोड्स में आते हैं, इत्तेफाक से ये भी इमेज है, इसको नहीं पिक करना भाई। PDF देखते हैं कोई। ये किसी का रेज्यूमे है, इसको देखते हैं। PDF है ये, सही है। इसको मैंने ओपन किया और मैं इसको अब ऐड टू कर रहा हूँ। अब ये उसके हिसाब से नाम आ रहा है, टाइप किया है इसके एप्लीकेशन स्लैश PDF, जो भी उसका साइज है रिस्पेक्टिव वो साइज आ रहा है, जब ये रखी थी या मॉडिफाई की थी उसकी डेटा आ रही है, ठीक है। उस फाइल के अकॉर्डिंग डेटा आ गया। तो पहले हिस्से का काम तो हमने कर लिया है, इसको आप करना चाहेंगे तो कर लें जल्दी से। मैंने क्या क्या चेंजेस करी है, मैंने फाइल स्टोरेज लगाया है, फाइल स्टोरेज लगाने के बाद मैंने इनपुट टाइप फाइल लगाया है, और ऐप जेएस के अंदर जस्ट उसको पिक किया है। आप इस तरह कंसोल करा के देख लें कि कंसोल होके इस तरह फाइल आ गई है आपके पास या नहीं आई है। इस कंसोल को मैंने कमेंट कर दिया, लेकिन आप चला के देख लें, जल्दी से करें आप और बताएं मुझे। हसन नहीं, वो भी बताते हैं ना आपको, अभी तो आपका आधा काम हुआ है, सब बताएंगे आपको, आप टेंशन नहीं लें। पहले इतना काम करें, जल्दी से क्विकली सब कर लें। हमने कोशिश करनी है आज स्टोरेज का काम पूरा कंप्लीट कर लें, एक एग्जाम्पल के साथ, इस टू डू वाली एग्जाम्पल के साथ। तो करके मुझे मैसेज भी करना है आपने। तो कोई पेज खोलने का कहेंगे तो मैं खोल लूंगा, ताकि आप देख सकें कितना हो गया, क्या किस जगह पे क्या देखना है आपको। टू डू आइटम तो पुरानी टू डू की जो इनपुट फाइल थी ये वो है,
हम अपनी पुरानी टू डू में एडिटिंग कर रहे हैं। आप अगर ओलेक्स पे कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। मैं एक पुराने टू डू वाले पे काम कर रहा हूँ। टू डू आइटम ये टू डू का फॉर्म है, और दूसरा जो फोटो वाला है वो ये इनपुट टाइप फाइल का काम है। ठीक है, पहले सिर्फ हमें एक टेक्स्ट चाहिए था, अब हमें इमेज भी चाहिए, तो मैं इमेज के हिसाब से काम कर रहा हूँ। हर टू डू के साथ एक इमेज लाजमी होगी। नहीं, मल्टीपल इमेजेस नहीं आएंगे। अभी एक ही है, और एक ही करनी भी एक ही है हमें। मल्टीपल नहीं करनी है हमें। कर लिया सबने? कोई ऐसा है जो कर रहा है तो मैं रुक जाऊंगा। कोई स्टूडेंट है जो कर रहा है राइट नाउ, जो चाह रहा है कि मैं रुक जाऊं, वरना मैं आगे बढ़ जाऊंगा पढ़ाने के लिए? ठीक है, मैं रुका हूँ, कर लें आप, जल्दी से कर लें।
होम HTML में ये एक इनपुट ये ऐड की है, लाइन लाइन नंबर 17। हाँ भाई जैन, हो गया है आपका, आगे बढ़ा हूँ मैं। सही है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आ रहा था ज़ारा आपकी तरफ से और एक और स्टूडेंट ने किया था कि मल्टीपल इमेजेस अगर हमें पिक करनी है तो कैसे करेंगे। राइट नाउ भी वो टॉपिक नहीं है, लेकिन बहुत आसान है, कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको। सिर्फ इस इनपुट के टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, कर देना मल्टीपल का, दैट्स इट। इसकी कोई वैल्यू भी नहीं होगी है, ठीक है। बस अब आपको ये अलाउ कर देगा कि आप एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर सकें। मैं इस कंसोल को खोल के अब इस अरे को ज़रा दिखा देता हूँ, ठीक है, कि आपको किस तरह मिल रही है। पहले वाले केस में तो आपको सिर्फ जीरो इंडेक्स चाहिए था, आप इस केस में भी देख लेते हैं क्या मिल रहा है आपको। मैं अगर सबको सेलेक्ट कर लूँ तो ये सब की अरे बना दी इसने वन बाय वन, और आपको वन बाय वन लूप चला के अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। हमें ऐसा नहीं करना है, हम जस्ट एक OLX वाले असाइनमेंट में भी मैंने आपको जस्ट एक इमेज अपलोड करने का कहा है, आप ऐसे ही करेंगे। मल्टीपल में हटा देता हूँ, सही है। नेक्स्ट आगे वर्किंग करते हैं हम। अब हमें करना है काम इमेज अपलोड करने वाला। आते हैं फायर स्टोरेज की डॉक्यूमेंटेशन पे। स्टोरेज में क्रिएट अ रेफरेंस पे आते हैं। रेफरेंस बनाने के लिए सबसे पहले फायरबेस स्टोरेज को इन्होंने एक वेरिएबल में मंगवाया है। मैं ऊपर हमने ऑथेंटिकेशन डीबी ऊपर मंगाया तो स्टोरेज भी मैंने ऊपर मंगा दिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने एक मेथड कॉल किया है स्टोरेज रेफरेंस के नाम से, ठीक है। राइट नाउ मैं स्टोरेज रेफरेंस को इस तरह बनाने के बजाय मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, जो भी मैं करने वाला हूँ। या आपकी अपनी मर्जी है, आप जैसे चाहें कर लें, यूज कर लें। स्टोरेज रेफरेंस क्या था? स्टोरेज रेफरेंस एक वेरिएबल का नाम है, उस वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है स्टोरेज डॉट रेफ। तो मैं डायरेक्ट इसको कॉल कर देता हूँ, ठीक है। बजाय कि इसको एक वेरिएबल में रखूँ और उस वेरिएबल को यहाँ लिखूँ, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ये वैल्यू पास कर दी है, ठीक है। अच्छा, अब आपका आपको समझना क्या है
ये तो फाइल स्टोरेज का अपना मेथड है। स्टोरेज रेफरेंस, रेफरेंस के अंदर जो भी आपका स्टोरेज है, ये स्टोरेज है, उसके अंदर जाओ, इमेजेस के अंदर इमेज का चाइल्ड, इसका चाइल्ड बनाना है आपने, ठीक है। यानी जो फाइल आप सेव करेंगे ना वो इस फोल्डर के अंदर होगी। राइट नाउ फोल्डर भी नहीं है आपके पास, ठीक है, लेकिन आपने ये फायरबेस को इंस्ट्रक्शन दी हैं कि इमेजेस के फोल्डर के अंदर आप अपलोड कीजिएगा। आप इसको मजीद नेस्टिंग करना चाहे कर सकते हैं, लाइक स्लैश देके आपने कहा इमेजेस के अंदर, आपने कहा करंट यूजर, जो भी आप एक्स वाई जी करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम एक सिंपल रख रहे हैं, सिंपल इमेजेस रख रहे हैं। इमेजेस के अंदर हमने इमेज रखनी है, इन्होंने भी यहाँ पे यही कहा है कि आप मल्टीपल इस तरीके से स्लैश के साथ रख सकते हैं। राइट नाउ हमने जस्ट एक सिंपल सा काम कर दिया, और इस पर और इस पेज पे हमारे पास फर्दर और कोई चीज़ तरह की नहीं है काम की। अपलोड फाइल पे आते हैं। अपलोड का मेथड ये रहा, हमने ये वाला काम कर लिया, हमने ये वाला काम कर लिया, रेफरेंस भी बना लिया, ठीक है, रेफरेंस भी बन गया। थर्ड काम क्या है, अपलोड करना है फाइल को। इसकी जगह अब आ जाएगा, ये इन्होंने सारा काम एक ही जगह कर लिया है, इतना काम हम ऊपर करवा चुके हैं, तो मैं यहाँ पे इसकी जगह एक वेरिएबल रख रहा हूँ, ठीक है, और पुट के अंदर फाइल का नाम रखना है, ठीक है। हमारे केस में इस वेरिएबल का नाम इत्तेफाक से फाइल ही है, ठीक है। अगर आपके वेरिएबल का नाम होगा इमेज, होगा इमेज फाइल, तो आप यहाँ पे पास करेंगे इमेज फाइल, ठीक है। ख्याल आपने किस चीज़ का करना है कि जो चीज़ आप अपलोड कर रहे होंगे वो दिखने में कुछ इस तरीके से होगी, वो मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ। मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, जो जब भी आप अपलोड करेंगे फाइल स्टोरेज पे, वो दिखने में कुछ ऐसी फाइल होगी। फाइल स्टोरेज क्यों नहीं मिला भाई, इसको फायरबेस स्टोरेज नहीं मिला है, यकीनन मैंने जो फाइल सेव करी है ना फायरबेस स्टोरेज में मैंने गड़बड़ करी है, ये यूआरएल मैंने गलत दिया है। शायद आप सही कह रहे हो, मुझे होम पे लगाना पड़ेगा, होम पे नहीं लगाया मैंने, लोड मैं होम से कर रहा हूँ, तो होम पे लगाना भी ज़रूरी है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, सही हो गया ये, आपने गलती सही पकड़ी, सही हो गई है। अच्छा जी, आगे आते हैं। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी जीरो, फाइल इनपुट फाइल्स, क्यों भाई क्यों तंग कर रहा है ये, अभी तो सही चल रहा था थोड़ी देर पहले। टाइप फाइल, दो बार मैंने फाइल्स लिख दिया इसलिए। जो चीज़ आप अपलोड करेंगे ना वो कंसोल पे आपको इस तरीके से दिख रही होगी, ठीक है। ये इसको आप कह सकते हैं फाइल है ये पूरी, सही है। आप कंसोल पे ये फाइल का डेटा ही दिखा सकता है, फाइल को, लाइक मेरी इमेज जो थी, पिक्चर जो थी, उस पिक्चर को तो रेंडर नहीं करेगा ये, सही है। तो आपको जब अगर इस फॉर्मेट में डेटा नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब पहला वाला जो स्टेप है ये आपने सही नहीं किया, ये आप याद रखिए हमेशा, ठीक है। जब आपको इस फॉर्म में मिल गया इसका मतलब है नाउ अब आप रेडी हैं अपलोड करने के लिए, ठीक है। दूसरा काम हमने क्या किया, रेफरेंस बनाया, और थर्ड काम हमने क्या किया है, उसको अपलोड किया है। अभी हमने तीन हिस्से, तीन काम किए, चौथा वाला अभी हमने नहीं किया है, उसको हम थोड़ी देर में अभी देखेंगे, सही है। तीन हिस्से का काम हमने कर लिया है अपना। अब हम इसको चला के भी देख लेते हैं कि चल रहा है या नहीं चल रहा। मैं यहाँ पे आया, एक इमेज अपलोड करी, एड टू डू पे आया, एड टू डू पे आया, ठीक है। अब जितनी भी इमेज का साइज होगा और जो भी आपके इंटरनेट की स्पीड होगी उसी हिसाब से ये इमेज अपलोड हो रही होगी, ठीक है। मैं आता हूँ, मैं चेक करता हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली अब तक हो जाना चाहिए अपलोड इसको। ये रियल टाइम नहीं है तो इसलिए मैंने टैब चेंज किए हैं। एक यहाँ पे इसने डायरेक्ट इमेज के अंदर रख दिया है। इसको चेंज करते हैं रेफरेंस को, इमेजेस स्लैश, इसका नाम मैं रख देता हूँ हैदर डॉट जेपीजी। जेपीजी है या पीएनजी है, जो भी इमेज का नाम है, मुझे भी नहीं पता क्या नाम है इसका, जेपेग फॉर्मेट में ही है, ठीक है। तो मैंने वही रख दिया है, हैदर डॉट जेपेग। अब दोबारा अपलोड करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। इमेज तो इसने सही अपलोड करी है, लेकिन हमें फोल्डर बना के अपलोड करना था ना, इसको डिलीट करते हैं।
ठीक है जी। फाइल अपलोड अभी तक नहीं हुई है। इमेजेस का फोल्डर आ गया। इमेजेस के फोल्डर के अंदर हेडर डॉट जेपेग आ गई है और ये वही इमेज है जो मैंने अपलोड करी है। ठीक है जी, रेंडर भी हो गई। तो आधा काम तो आपका 3 हिस्से आपने कर लिए। इमेज पिक कर ली, कंसोल हटा देता हूँ मैं या कमेंट कर देता हूँ ताकि घर पे आप जब पढ़ेंगे तो काम आएगा ये। हमने रेफरेंस बना लिया, उस रेफरेंस पे आपने अपलोड कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आप चाह रहे हैं ये हेडर डॉट जेपीग, ये तो आप जितनी भी इमेजेस अपलोड करेंगे सबका यही नाम होगा। आप चाहते हैं ऐसा नहीं हो, बल्कि जो इमेज अपलोड हो रही है उसका जो नाम है वही आए। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सा तरीका है। क्या करेंगे आप, कॉन्केटिनेशन करवा दें आप। ठीक है, और यहाँ पे आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको फाइल का नाम भी तो मिल रहा है ना। इस ऑब्जेक्ट के अंदर फाइल का नाम आपको नेम के अंदर मिल रहा है, तो डॉट नेम आप कर दें इसको। सही है जी। अब मैं 2-3 इमेजेस अपलोड करके आपको दिखा रहा हूँ कि अलग अलग इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाएगा और जो भी इमेज की फाइल का नाम होगा उसको अपलोड करेगा। अच्छा, अब हेडर डॉट जेपेग की जरूरत नहीं है, सॉरी, इसको मैं हटा देता हूँ। फाइल का नाम तुमने यहाँ से दे दिया ना, तो अब हेडर डॉट जेपेग की तो जरूरत ही नहीं बची। ये वाली उठा लेते हैं दोबारा से। अब इस बार इसका नाम ये आना चाहिए 20200 करके कुछ। ठीक है, नॉट श्योर क्यों नहीं आया अभी तक, कुछ गड़बड़। अच्छा, कंसोल तो मैंने हटा दिया है, सही है। दूसरी इमेज को उठा लेते हैं, डाउनलोड्स में आते हैं और ये वाली उठा लेते हैं। 5A इसका नाम है, 5A, और ये इसकी टाइप दूसरी है, PNG है। सॉरी, दोबारा से करना पड़ेगा। 5A और टाइप इसकी PNG है। इसको भी अपलोड करते हैं। 2 इमेजेस अपलोड करी हैं, चेक करते हैं हमारे पास क्या स्टेटस है। इमेजेस का फोल्डर है, अभी अपलोड हो गई है। ठीक है, इमेजेस के फोल्डर के अंदर वो 20 वाली इमेज भी आ गई है, 5A वाली .png में आ गई है, जो भी उसका ओरिजिनल नाम है उसी नाम के साथ अपलोड हो रही है। तो दूसरा स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया इमेज अपलोड वाला। लास्ट स्टेप है कि हमें इसका डाउनलोडेबल यूआरएल चाहिए जिसको हम अपने डेटाबेस में सेव रखेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। फायरबेस आपको ना यहाँ पे भी देता है डाउनलोडेबल यूआरएल, नॉट श्योर, फाइल लोकेशन में आपको मिल जाता है। ठीक है, अगर मैं इसको कॉपी करूँ और इसको मैं यहाँ ओपन करूँ, इससे तो खुल जाएगा। ये आपका एक तरह से यूआरएल ही है आपका, लेकिन हमें एग्जैक्टली लोकेशन, अगर आपको टेम्परेरी तौर पे जैसे इमेज ओपन करनी है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको इमेज का प्रीव्यू नजर आ रहा है। अल्टीमेटली ऐप के अंदर यूज करने के लिए आपको इसका डाउनलोडेबल यूआरएल चाहिए। सही है जी। तो पहले 3 हिस्से का काम कर लिया, अब आखिरी काम भी कर लेते हैं हम जल्दी से। डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में आई थिंक डाउनलोड फाइल्स के अंदर होना चाहिए। ये मेथड है, एक प्रॉमिस है जो आपको कॉल करना है अपने रेफरेंस के ऊपर जिस पे आपने पुट का मेथड चलाया है। इसको समझिएगा आप। इसको दोबारा ओपन कर लेता हूँ, सॉरी। आपने इमेज इस मेथड से अपलोड करी, अपलोड करने के बाद जो भी आपको रिटर्न मिला उसको आपने एक वेरिएबल में रखा है। उस वेरिएबल के ऊपर आपने गेट डाउनलोड यूआरएल का मेथड कॉल किया। ठीक है, अपलोड टास्क मैं यहाँ लिख रहा हूँ और ये आपको प्रॉमिस ला के दे रहा है। सही है जी। ये जो यूआरएल होगा ना, ये आपका वो डाउनलोडेबल यूआरएल, जो भी इमेज आप अपलोड कर रहे हैं। मैं कंसोल कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग यूआरएल। ठीक है, इमेज अपलोड करी आपने। अपलोड करने के बाद उसको आपने एक रेफरेंस में रखा, उस रेफरेंस को आपने गेट डाउनलोड यूआरएल कॉल किया, वो एक प्रॉमिस चलेगा और प्रॉमिस ने आपको देन के अंदर लाके यूआरएल दे दिया। ठीक है जी। अब हम इस देखते हैं कि यूआरएल में हमें मिल क्या रहा है। ठीक है, चला के देखते हैं जरा।
आते हैं और ये लोगो अपलोड करते हैं ऐप आईको ट्रांस के नाम से, ठीक है। और ये पीएनजी इमेज है। कुछ एरर आया है, क्या मिस्टेक करी है हमने? इमेज हमने कोई प्रॉब्लम मिस्टेक तो नहीं करी हमने। डॉक्यूमेंटेशन में देख लेते हैं, शायद अगर कुछ करा है गलती तो पता लग जाएगा। अच्छा, इन्होंने सिर्फ रेफरेंस के ऊपर गेट डाउनलोड लगाया हुआ है, रेफरेंस के ऊपर भी लगा के चेक कर लेते हैं, शायद मैं गलती कर रहा हूँ। इसको भी चला के देख लेते हैं। मेरे हिसाब से इस पे चल जाना चाहिए था, ये नहीं चला। क्या कह रहा है भाई ये? जिस वक्त ये इमेज का यूआरएल आपको मिला है उस वक्त इमेज अब एग्जिस्ट नहीं करती, ये कह रहा है। अच्छा, इसमें है कि ना हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, इसको सही चलना चाहिए, इसको यूआरएल भी ला के देना चाहिए। इसको कॉपी करता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन को एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं, क्या गलती कर रहे हैं हम। दोबारा इसी को लगाते हैं यार, इस पे चलना चाहिए इसको। एरर क्यों आया मुझे भी नहीं पता। हमने अपलोड करने के वक्त कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी? आई थिंक ये मेथड है, मैं ये मिस्टेक कर रहा हूँ। पूरा मेथड ये है, मैंने आधा मेथड चलाया है। ठीक है, अब इसके शायद चल जाएगा ये। दोबारा चलाते हैं इसको। ठीक है, अब चल गया। मैंने आधा मेथड कॉल किया था इसलिए नहीं चला था। यूआरएल ये है, इस यूआरएल के ऊपर आपकी इमेज रखी हुई है। जो भी इस यूआरएल पे जाएगा उसको 7.png वाली इमेज मिल जाएगी। इस पर क्लिक करके देखते हैं, ऐसे ही है। ठीक है, मेरे पास इमेज आ गई है जो यूआरएल इसने दिया है मुझे अपलोड करने के बाद। ठीक है जी। अच्छा, पहले आप लोग क्विकली ये सारा काम कर लें। आप लोगों ने फाइल पिक करने तक का तो कर लिया था, ये वाला काम भी कर लें। उसके बाद अभी हमें इसके साथ इस टू डू को एसोसिएट करके अपलोड करना है। ठीक है, तो जल्दी से इसको कर लें आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरी बस एक छोटी सी मिस्टेक थी, मैंने यहाँ पे गेट डाउनलोड यूआरएल का मेथड डायरेक्ट लिख दिया था, ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर चल जाएगा आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको क्विकली सब कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
इसको चला के जल्दी से मुझे आप लोग मैसेज करके अपडेट करें। अभी हमने टू डू के साथ इसको सिंक करवाना है, अभी सिंक नहीं करवाया। हमने यूआरएल तो मिल गया, लेकिन इस यूआरएल को ऐप में यूज़ कैसे करेंगे आप? जल्दी से पहले कर ले ताकि हम इसको कंप्लीट कर सकें।
तो कर रहा है अभी, आगे बढ़ जाए। वो ये टास्क कर रहा है, आगे बढ़ जाए। बस ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट हमें क्या करना है, जब हमारे पास ये यूआरएल आ जाए एट दैट टाइम हमें डेटाबेस में डेटा अपना सेव करना है। सही है। अच्छा, अब ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है कि हमारे पास इमेज और ये टेक्स्ट टू डू वाला दोनों हो। ठीक है, तो मैं सबसे पहला काम जो करने वाला हूँ वो ये कर रहा हूँ कि एक इफ एल्स की कंडीशन लगा रहा हूँ। सारा कोड अपना मैं इस इफ के अंदर रखूँगा। ठीक है, और ये कंडीशन चेक करेगी कि इमेज फाइल जो है, सॉरी, इमेज फाइल जो है ये भी होनी चाहिए। ठीक है, और टू डॉट वैल्यू भी होना चाहिए। ठीक है, तभी इमेज अपलोड करो। अगर ये केस पूरा ही ना हो तो डायरेक्ट आप एल्स करवा। लाइन नंबर 48 आपने, राफे आप इसकी बात कर रहे हो? सॉरी, अहमद का क्वेश्चन है। आप अहमद इसकी बात कर रहे हो? बच्चे आप चेक करो कि आपने जो पाथ ऊपर बनाया है ये इसमें इमेज के फाइल पाथ नेम वगैरह सब सही है, इमेज मिल रही है इस तरह, कंसोल करवा के ये चेक करो आप। ठीक है, इमेज अगर मिल रही है तो अपलोड करने के बाद फायरबेस में अपलोड हो रही है। अगर फायरबेस में भी अपलोड हो रही है तो आपके वेरिएबल का नाम और मेरे ये जो कोड लिखा है ये वेरिएबल का नाम सेम ही होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, फिलहाल अब मैं आगे स्टार्ट हो गया हूँ तो आप कोडिंग अभी छोड़ के पहले देख लो मैं क्या कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए मैंने क्या किया, मैंने चेक किया कि इमेज और टेक्स्ट दोनों हो तभी आपने इमेज अपलोड करनी है, वरना आप सिंपल एक मैसेज उसको यूजर को शो करवा दें। अभी मैं अलर्ट पे करवा रहा हूँ, आप इसको इनर एचटीएमएल की मदद से प्रॉपर स्टाइलिंग के साथ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया मैसेज में कि इमेज एंड टू डू टेक्स्ट बोथ आर रिक्वायर्ड। ठीक है जी, अगर कोई एक चीज भी कम होगी तो इमेज भी अपलोड नहीं होगी। अब लेट सपोज इमेज अपलोड हो गई है, हमारे पास यूआरएल आ चुका है, उसके बाद हमें डेटाबेस में सेव करना है डेटा। ठीक है। अच्छा, डेटाबेस में डेटा सेव करते हुए हमें क्या क्या चीजें चाहिए जरा देखते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो चाहिए टू डू वैल्यू, वो हमें मिल गई। यूआईडी थी वो भी हमने लगा दी है, ऑलरेडी ये चीजें जा रही थी। ठीक है, पिछले कोड में हम कर चुके हैं। ये ध्यान में रखेंगे, मैंने इमेज अपलोड होने के बाद यूआरएल गेट करने के बाद उसके देन में काम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये चीज अपने जहन में रखें आप। मैंने कहा कि एक चीज और ऐड कर दो आप, वो आप कर दो टू डू इमेज और उसकी वैल्यू आप ये यूआरएल रख दो। ठीक है, यानी जब टू डू ऐड हो रहा हो तो उसमें टू डू के साथ उसकी इमेज भी जा रही है। ठीक है जी, जरा इस तरह आप चला के देखते हैं कि हो क्या है। रिफ्रेश किया मैंने, रिफ्रेश करने के बाद अगर मैं डायरेक्ट कुछ लिख के इमेज अपलोड के बगैर ऐड कर रहा हूँ तो क्या होता है, इसने अपलोड नहीं किया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट टू डू और एक इमेज भी पिक कर लेते हैं, एक रैंडम कोई भी। 5A सेलेक्ट कर ली मैंने और अब मैं ऐड टू डू कर रहा हूँ। ठीक है, टू डू के अंदर देखते हैं कि क्या ऐड होगा। पहले जितने यूजर हैं मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, सॉरी। पूरी कलेक्शन डिलीट नहीं कर सकता क्या, एक साथ अगर डिलीट करनी है? डिलीट कलेक्शन, टू डू की पूरी कलेक्शन, पिछला सारा डेटा मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, टू डू का अब कुछ नहीं पड़ा हुआ यहाँ पे। अब मैं यहाँ से इमेज और टेक्स्ट के साथ टू डू करने ऐड करने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट तो इसने राइट कर दिया लेकिन रियल टाइम की वजह से इसने हमें दिखाया नहीं है। दोबारा से यहाँ पे आते हैं, टू डू ऐड किया है इसने। इस टू डू के अंदर ये हमारा जो फर्स्ट टू डू का टेक्स्ट था वो भी आ गया और इमेज की यूआरएल भी आ गई है। यूआरएल अगर मैं पिक करूँ और यूआरएल को चलाऊँ तो हमें यहाँ पे वो 5 जो हमने इमेज रखी थी वो मिल गई है। ठीक है,
इसके अलावा हमें यूआईडी भी मिल गई है, सारी चीजें मिल रही हैं हमें जो हमने रखा था। ठीक है, अब इसको यूज करते वक्त हमें एक चीज का और इजाफा करना पड़ेगा। जाहिर है हमने जो काम किया है वो तो सिर्फ टेक्स्ट के हिसाब से किया है, इमेज तो हमने शो करवाई नहीं है, तो वो काम भी कर लेते हैं। ठीक है, वो काम हमने कहाँ पे करना पड़ेगा, जहाँ हमने रियल टाइम लिसन किया था ना उस जगह पे आना पड़ेगा हमें। मेक लिस्टिंग, इस पे आते हैं। यहाँ पे हमने सब चीजें सही करी हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। एक इमेज हमें और ऐड करनी है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इमेज का टैग बनाता हूँ, वार इमेज एलिमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट इमेज। ठीक है, मेरी इमेज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। इमेज को हमें दो वैल्यूज लाजमी देनी होती है, इमेज डॉट सेट एट्रीब्यूट, पहला सोर्स। सोर्स में मुझे रखना होगा, क्या रखना होगा, जो मुझे डेटा मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट करता हूँ, पहले देख लेते हैं कि हमें मिलना क्या है इस मेक लिस्टिंग के अंदर। ये जो टू डू आइटम आ रहा है इस ये हमें मिल क्या रहा है, जरा इसको चला के भी तो देखें। सॉरी, इस टू डू ऑब्जेक्ट के अंदर क्या मिल रहा है जरा देखते हैं। ठीक है, हमें मिल रही है आईडी, टू डू, टू डू इमेज यानी कि वो यूआरएल, और यूजर की यूआईडी जिसने ये क्रिएट किया है। ठीक है, तो हमें टू डू इमेज पे वर्किंग करनी है। टू डू इमेज यानी सोर्स हमें क्या रखना है, टू डू ऑब्जेक्ट डॉट टू डू इमेज, ये रखना। लाइन नंबर 171 समझ आइए आप लोगों को, 170 और 171 किसको समझ नहीं आई है? क्लास सो गए? लाइन नंबर 171 में मैंने सोर्स को वैल्यू दे दी है वो वाला HTTPS के साथ यूआरएल, सॉरी जो भी है। आप जो इमेज का टैग बनाते हैं ना, मैं एक बना के आपको दिखा रहा हूँ इमेज का टैग। इसके सोर्स में जरूरी नहीं है कि आप अपने फोल्डर के साथ इमेज का पाथ दें, आप इस तरह HTTPS के साथ जो भी होस्टेड यूआरएल है वो भी दे सकते हैं, ये भी परफेक्टली फाइन चलेगा। ठीक है, मैं जरा चला के भी दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, एक हार्ड कोडेड इमेज थी वो ये आ गई। ठीक है, तो आप अगर अपनी इमेज को सोर्स के एट्रीब्यूट में इस तरह प्रोटोकॉल के साथ होस्टेड पाथ भी देंगे तो वो भी वर्क करेगा। सही है, तो मैंने यही किया है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे सोर्स के अंदर अपनी होस्टेड जो मेरी फाइल का पाथ था वो यहाँ पे पास कर दिया है। ठीक है, इमेज बन गई है। इमेज के अंदर मुझे और क्या चीजें ऐड करनी है, इमेज के अंदर मुझे डॉट सेट एट्रीब्यूट में अगर करूँ, सेट एट्रीब्यूट विड्थ थोड़ी सी सेट कर देते हैं, विड्थ 20 या 40 कर देते हैं या 50 कर देते हैं। ठीक है, और हाइट भी सेट कर देते हैं 50। ठीक है जी, इसके अलावा अब ये जो इमेज का एलिमेंट है इसको हम इसी पैराग्राफ के अंदर अपेंड करवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेन हमने एक पैराग्राफ के अंदर ये सारी चीजें रखी हुई हैं, पी डॉट अपेंड चाइल्ड, और उसमें हम इमेज ये लगवा रहे हैं। सही, चेक करते हैं इफ इट इज वर्किंग और नॉट। ठीक है, आ गई इमेज। इमेज थोड़ी देर में इसलिए आ रही है क्योंकि जाहिर है इमेज की साइज, इमेज डाउनलोड हो रही है डाउनलोडेबल यूआरएल से, तो जो भी उसका साइज है उस हिसाब से डाउनलोड होती है। ठीक है जी, आप तब तक के लिए कोई लोडर दिखाना चाहें, एक्स वाई जी जो भी करना चाहें आप लगा सकते हैं। मैं एक और टू डू यहाँ पे ऐड करता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, और एक दूसरी इमेज ऐड करता हूँ, इस बार मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ऐड टू डू, यहाँ पे आना चाहिए रियल टाइम पे। ये वाली इमेज जो है, ये क्यों नहीं है भाई, आ गई, लोड हो रही थी। ठीक है जी, इस तरीके से आप अपनी इमेज के ऊपर भी काम करवा सकते हैं।
मैंने क्या किया, मैं एक दफा क्विक रिकैप रिवीजन करवा रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपने इमेज यूजर से पिक करी। अच्छा, ये जो रेंडर वाला काम है ना, ये सिर्फ इमेज के साथ ही होता है। तो पीडीएफ की फाइल है, पीडीएफ की फाइल तो आपने रेंडर नहीं करवानी होगी, वो तो जस्ट आप लिस्ट में एक नाम दिखा देंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो आपने सबसे पहले फाइल पिक करी। फाइल पिक करने के बाद आपने एक कंडीशन लगाई कि अगर टेक्स्ट या इमेज दोनों में से कोई एक भी वैल्यू मिसिंग है तो आप यूजर को एरर दिखा दो। ठीक है, मैसेज शो करा दो। अभी मैंने अलर्ट लगा दिया था टाइम बचाने की वजह से, अदरवाइज आप कुछ और करना चाहें वो भी कर सकते हैं, डॉम के ऊपर इनर एस्टिमेट लगा सकते हैं। नेक्स्ट मैंने क्या किया, जिस जगह पे मैं इमेज रखना चाह रहा हूँ उस जगह का एक रेफरेंस बना के रख लिया मैंने कि इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाओ, फाइल का नाम जो ओरिजिनल फाइल है वही नाम रखो आप। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करो। उसके बाद मैंने जो फाइल बना पिक करी है यूजर से, उसको मैंने अपने रेफरेंस के अंदर पुट कर दिया। मेरा रेफरेंस है फाइल स्टोरेज का, उसके पुट कॉल किया और अपनी फाइल पैरामीटर में पास कर दी। उस जो भी अपलोड होने के बाद मुझे मिलेगा वापस, वो मैंने एक वेरिएबल में रखा। उस वेरिएबल के साथ एक मुझे मेथड मिला था फायरबेस डॉक्यूमेंटेशन में, वेरिएबल का जो भी नाम है डॉट स्नैपशॉट डॉट रैप डॉट गेट डाउनलोड यूआरएल। इस जगह के प्रॉमिस में आपको यूआरएल मिल जाता है कि अपलोड होने के बाद उसका क्या यूआरएल है, होस्टेड यूआरएल क्या है आपकी इमेज का। ठीक है जी। अब आपने डेटाबेस को टेक्स्ट को अपलोड किया, उस यूआरएल को भी अपने डेटाबेस में शामिल कर दिया आपने। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यूआरएल को डेटाबेस का हिस्सा बना दिया है। ठीक है, और फिर आप जो भी आपने सारा काम किया था, इमेज जिस तरह शो करवानी है आप करवा दें। ठीक है, आपका काम हो गया आपका। कोई क्वेश्चन है आप लोगों के तो पूछ लें। यावर क्या रिपीट करूं, टॉपिक वो भी तो बताओ ना, क्या क्वेश्चन है आपका। आप क्या करेंगे आपके केस में, आपका केस ओएलएक्स का है। ठीक है, आपका केस ओएलएक्स का है, तो आप ओएलएक्स में प्रोडक्ट की इमेज लेंगे, प्रोडक्ट की इमेज पिक करेंगे, सॉरी प्रोडक्ट की इमेज पिक करेंगे। उस प्रोडक्ट की इमेज का आप रेफरेंस बनाएंगे, उसको अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद उसका यूआरएल लेंगे, और उसके बाद आप डेटाबेस में जब अपलोड करेंगे तो वहां पे आप प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट की इमेज एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप उस ऑब्जेक्ट में रख के फिर अपलोड करेंगे आप। ठीक है जी, तो अब इमेज अपलोडिंग वाला काम भी हो गया आप लोगों का। ठीक है, इसको जल्दी से आप लोग इसको कंप्लीट करें, आप मैं इसको चलाएं आप सब, और फिर मैं आप लोगों के वन बाय वन ओएलएक्स का पे जो आपको काम करते हुए प्रॉब्लम्स हो रही हैं मैं उनको आंसर करूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग प्रोग्रेस आप लोगों की हो सके। देखिए, अब सुस्ती उस्ती छोड़ दें। अब आपने कुछ ही अरसे में जो है आपकी शायद ईद के बाद हम रिएक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, एक दो चीज़ें छोटी मोटी रह गई हैं, शायद एक क्लास हम उसमें लगाएंगे एंड देन हमने रिएक्ट वगैरह स्टार्ट करनी है। तो आप अगर छोटी छोटी ऐप्स ही नहीं बनाएंगे तो फायदा नहीं है ना रिएक्ट स्टार्ट करने का। इसको चला लें जल्दी से आप लोग। आप लोगों ने जो काम किया था, मैंने कुछ चेंजेस करी है, इफ की कंडीशन लगाई है, और देन के अंदर डेटाबेस भी अपलोड करवा दिया। चलाएं सब। हो सकता है साथ साथ करें। अब्दुल राफे का सवाल है कि गिट हम रिएक्ट से पहले करेंगे या बाद में करेंगे, तो इसका जवाब है कि मोस्ट प्रॉब्ली हम साथ साथ कर रहे होंगे। हम अपनी क्लास का टाइम थोड़ा सा बढ़ाएंगे शायद, मैं आपको बता दूंगा, और अगर नहीं भी बढ़ाएंगे तो भी मैं बता दूंगा। तो उसमें हम ये सिचुएशन रखेंगे कि 1.5-2 घंटे हम रिएक्ट पढ़ रहे होंगे और बाकी रेस्ट टाइम जो है हम एक्स्ट्रा जो करिकुलम चीज़ें लाइक गिट हो गया, इस तरह की चीज़ें हम कर रहे होंगे उसमें। ठीक है, इसको चला लें पहले जल्दी से सब। और जो भी क्वेश्चन है इमेज अपलोडिंग के हवाले से या आपकी और ओएलएक्स ऐप के हवाले से आप उससे पूछें ताकि मैं आंसर कर सकूं उसको।
बिल्कुल दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपका सवाल है कि रेफरेंस के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट की आईडी देना चाहें तो दे सकते हैं, यहाँ पे डॉट करके बिल्कुल दे सकते हैं। हमने दिया भी था एक केस में, आई रिमेम्बर कहाँ दिया था, यहाँ दिया था हमने डॉट करके। ठीक है, तो आप भी बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट में आपको डॉक्यूमेंट की आईडी देनी है तो आप यहाँ पे डॉट करके दे सकते हैं। मैं जो भी आपने इस पे मतलब लाइक क्यूरीज या रेफरेंसेस या डॉक्यूमेंट आईडी वगैरह बनानी है, वो आपको लास्ट वाले मेथड यानी ऐड या गेट वाले मेथड से पहले पहले लगानी होगी। ठीक है। बच्चों चला लिया है आप लोगों ने ये? आप लोगों के क्वेश्चन है अपनी ओलेक्स बनाने के हवाले से? किसी का क्वेश्चन शुरू में आया था, 3 प्रॉब्लम बता रहे थे, पूछ लें अभी बच्चे। जो जो क्वेश्चन है पूछ लें, मैं अभी आप लोगों के क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ। जी हसन, आप भी पूछ रहे थे पर पूछ लें। बाकी स्टूडेंट जो लिख रहे हैं वो लिखते भी रहे, जिनके क्वेश्चन है या प्रॉब्लम थी ओलेक्स के हवाले से बताते रहे, मैं आंसर कर दूंगा।
एक मिनट रुक जाए, मैं आपका माइक ऑन कर रहा हूँ हसन। जी हसन पूछें। सर सवाल मेरा ये है सर, मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ सर आपको, एक मिनट। जी बताएं। सर ये बोल रहा है डिसेबल है स्क्रीन शेयरिंग। सर एक मिनट रुक जाइएगा। मुझे नहीं पता कहाँ से आएगा ऑप्शन ये। मैं चेक कर रहा हूँ कहाँ से स्क्रीन आपको शेयर करने के लिए अलाउ करूँ। आई थिंक मैं अपनी शेयरिंग ऑफ करता हूँ, फिर आपको शायद ये अलाउ करते हैं। आप करें अब शेयर अपनी स्क्रीन। सर ये बोल रहा है डिसेबल है, बार बार डिसेबल का ऑप्शन दे रहा डिसेबल्ड है है। फोर्स। ठीक है, अब करके देखें ज़रा। जी सर हो गया। हो गया। जी मैंने सर। भी स्क्रीन शेयर कर दी है, आपने भी कर दी है, दोनों ने कर दी है। तो अच्छा, मैंने अपनी इसलिए करी है कि कुछ स्टूडेंट अभी लिख रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। आपकी स्क्रीन मेरे पास अभी शो नहीं हुई, देख लेता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन की शेयरिंग पॉज कर रहा हूँ ताकि हसन के क्वेश्चन को देख सकें। जी हसन, आपकी स्क्रीन मेरे पास शो हो रही है। जी सर, सर ये देखें, ये मैंने बनाई है, सही है। ठीक है। सर यहाँ से प्रोडक्ट ऐड करूँ ना, तो वो वाले प्रोडक्ट हो रहे हैं जो कि यूजर ने साइन इन नहीं करे, सही है, वो तो सही चल रहा है, उसमें कोई मसला नहीं आ रहा। अब सर मसला यहाँ यहाँ से पर आ रहा है। प्रोडक्ट, एक मिनट प्रोडक्ट ऐड कैसे हो रहे हैं अगर यूजर ने साइन इन ही नहीं किया? सर मैंने दो ऑप्शन बनाए हुए हैं, साइन इन करते हुए भी ऐड हो रहा है और बगैर साइन इन करते हुए भी ऐड हो रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना है। ऐसे प्रोडक्ट नहीं ऐड करना था। करने का पेज अलग ही होगा नॉर्मल इस पेज। वैसे आपने अभी तक ओवरऑल जो मेरी नज़र है बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आप ये क्या इमेज लगाई है लॉगिन की? जी सर। बेटा सीएसएस किस लिए पढ़ी थी? ये तो नहीं चलो नहीं, ये ओ, हाँ ये ये टेक्स्ट है ना। ये टैक्स है, ये इमेज हाँ नहीं फिर है सही ये। है, फिर सही है, फिर सही है। हाँ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है ना, ये सेपरेट एक पेज होगा। लॉगिन अच्छा। करके ही आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, उसके बगैर नहीं कर सकते आप। ठीक है। रीजन बीइंग कि आप प्रोडक्ट के साथ जिस यूजर ने इस प्रोडक्ट को ऐड किया उसकी यूआईडी भी रखवाएंगे। यूआईडी अच्छा। आपको मिलेगी लॉगिन होने के बाद। ठीक हो गया। अच्छा सही है। अच्छा, क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लें अपना, सॉरी। सर, यहाँ से ऐड हो रहे थे प्रोडक्ट, सही है। अब सही सर है। मसला यहाँ पर आ रहा है, मैं यहाँ पे लॉगिन पे जाता हूँ, ये लॉगिन स्क्रीन आ जाती है, सही है। सही है। अब मैं यहाँ से लॉगिन हो जाऊंगा ना, मैं ये चाह रहा हूँ ये लॉगिन का जो ये है ना, ये चेंज हो जाए साइन आउट के अंदर, अच्छा, साइन आउट में चेंज हो जाए। और उसके बाद जब मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ सर, एक मिनट। आपने पेज चेंज किया होगा ना, दूसरा पेज आ गया होगा लॉगिन पे क्लिक करके। जी सर, ये दूसरा पेज है ये। तो दूसरे पेज पे आप जाके एंकर टैग के अंदर लॉगिन का टेक्स्ट चेंज कर दो। नहीं नहीं सर, आप बात नहीं समझ रहे। यहाँ साइन से इन। मैंने लॉगिन कर लिया, यहाँ से मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ। सर मैं यहाँ से लॉगिन हो गया, ये अब यहाँ पर आ गया ना, अब यहाँ पे आके ये साइन आउट पे आ जाए। अच्छा, समझ गया मैं आपकी बात। ठीक है। जी। और क्वेश्चन पूछ लें आप। और सर इस पे सेट एट्रीब्यूट लगाने हैं, वो वाला जो भी यूजर साइन इन वाला है, इस वाले बटन पे, इस वाले बटन पे। पहली चीज तो आप अपने जहन में क्लियर रखें, ये प्रोडक्ट ऐड जो है ना साइन इन होने के बाद ही होगी। तो ये वाला मसला, सही। तो सेट एट्रीब्यूट वाला मसला आपका हल हो गया। दूसरा ये कि सही। प्रोडक्ट ऐड को आप इस तरह एक सेक्शन के तौर पर मत दिखाएं। ऐड प्रोडक्ट के लिए आप यहाँ पे एक प्लस का बटन दिखा दें राइट बॉटम साइड पे। वहां पे क्लिक करें तो एक नए पेज पे चला जाए और उस पेज पे सही। सिर्फ प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन ले आपसे। ठीक है जी। अच्छा, सही। लॉगिन पे क्लिक कर अगर आप ऑथेंटिकेट है ना, तो जी इसको जी। आप इस तरह करवा सकते हैं कि बॉडी पे एक फंक्शन लोड करवा सकते हैं जो चेक करेगा कि करंट यूजर की यूआईडी आपके पास है या नहीं। अगर यूआईडी है तो आप इसको लॉगिन के इनर एचटीएमएल को चेंज करके साइन आउट कर दें और उसका मेथड भी फिर साइन आउट वाला कर दें। इस तरह करवा सकते हैं आप। ठीक है। सही है सर, सही है। ठीक है। सही है। और क्वेश्चन है कोई आपका? नहीं सर, बस यही था।
ठीक है, मैं आप शेयरिंग, ठीक है, आप शेयरिंग आप अपनी क्लोज कर लें। ठीक है, मैं दोबारा अपनी शेयरिंग ऑन कर लेता हूँ। और किसी का कोई क्वेश्चन है बच्चों, स्टूडेंट्स? कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है अपनी OLX वेब के हवाले से? ऐसा नहीं, आपका काम काफ़ी बेहतर है, लेकिन और स्टूडेंट और अच्छे सबमिट कराएंगे। आज शराब भी नहीं आया, शराब का भी काफ़ी काम था। अच्छा देखें, बाकी स्टूडेंट मेरी बात सुन लें। आप लोग ना एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन इस तरीके से कर सकते हैं कि लाइक एक दूसरे के घरों पे जाके बैठ के पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि ये टास्क तो आपको बनाना ही बनाना है, ये आपके प्रोजेक्ट है एक तरह से। ठीक है, तो आप एक चीज़ ज़हन में रखें कि आप कुछ इस तरीके से बना लें, कुछ कोलैबोरेशन या सेटिंग इस तरह से कर लें एक दूसरे के सीखने के लिए। लाइक कुछ टाइम बना लें, 1 घंटा स्काइप पे आ जाओ आप, घर पे नहीं आ सकते तो। ठीक है, अदरवाइज घर पे जाके आप लोग साथ बैठ के स्टडी कर सकते हो, प्रोजेक्ट बना सकते हो, कुछ प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी जारी कर सकते हो, और आखिर में ग्रुप पे तो आप पूछ ही सकते हो। ठीक है, अभी आपको एक एक दो दो में छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो मैं दे रहा हूँ ना आपको, ये टाइम टेकिंग है। ठीक है, ये 15 मिनट रोजाना कोडिंग करके नहीं होंगे, ये चीज़ ध्यान में रखें आप, और ये आपको सबमिट करवाने हैं हर हाल में, वरना आपको फायदा नहीं है सब पढ़ने का। इतनी 4-5 महीने 6 महीने से जो आपने पढ़ा है ना, फायदा कुछ नहीं होगा आपको अगर आप प्रोजेक्ट नहीं बनाते। आपको सुस्ती होने लग जाती है, आपको 15 मिनट के बाद जो है नींद आने लग जाती है। ये आपकी नॉर्मल पढ़ाई की तरह नहीं है जो आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, या आप एक हुनर सीख रहे हैं, और हुनर जो है प्रैक्टिस करने से आता है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट आपने OLX वाला जो है कंप्लीट सबने करना है, सबने करना है। कोई एक भी इससे जो है अलाउड नहीं है कि भाई मैं नहीं कर सका, ये हो गया था, वो हो गया था, सबने कंप्लीट करना है। ठीक है, क्या कह रहे हो यावर? इफ वाली लाइन जेरी, यावर तुमने OLX वाले काम स्टार्ट किया है? कर दिया है? कब कंप्लीट हो जाएगा? बिल्कुल कंप्लीट करके मुझे दिखाओ यावर भाई। यावर और बाकी सब भी, मैं जिनके नाम नहीं भी ले रहा हूँ, या जाहिर है सारे स्टूडेंट है, अजहर हो गया है, राफे हो गए, कुछ ऐसे हबीब हो गए। हबीब बच्चे आपसे जो वीक स्टूडेंट है ना, उन पे मेरी ज़्यादा कंसंट्रेशन है। कि जो क्लास पे थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनसे मेरी एक्सपेक्टेशन है कि वो सबसे अच्छा बनाएंगे, और जो वीक स्टूडेंट है उन्होंने लाजमी 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 बनाना है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे पास व्हाट्सएप पे आया था, और अक्सर आता रहता है इस तरह का क्वेश्चन, डिमोटिवेशन हो रही होती है क्योंकि अक्सर कोडिंग में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। डिमोटिवेशन इस तरह होती है कि भाई दिल करता है कि कोड प्रोग्रामिंग वगैरह ये सब छोड़ दी जाए, लेकिन ऐसा आपने करना नहीं है भाई। ये हिस्सा है प्रोग्रामिंग का, ये सारी चीज़ें आपकी डेवलपमेंट का हिस्सा है। एक दफ़ा जब आपको प्रोग्रामिंग आ जाएगी ना, अभी रिसेंटली मैंने 1 हफ्ता हो गया आई थिंक, एक कोड पे मैं काम कर रहा था, उस कोड का ना मुझे अलिफ पता था ना ये पता थी। सिर्फ जो प्रॉब्लम थी उसको मैंने कंसोल पे डिटेक्ट करके, कंसोल डॉट लॉग पे डिटेक्ट करके उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करवा दिया जाए। हालांकि उस कोड का, उस ऐप का कोई मुझसे ताल्लुक नहीं था। ये लेवल आने में, आप अगर आप सोच रहे हैं कि आज ही आपका ऐसा लेवल आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है, आपको टाइम लगेगा। ठीक है, अभी आपके साथ अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल है ये। आप अपना फोकस क्लियर रखेंगे, आपने ऐप बनानी ही बनानी है, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोग सुस्ती कर जाते हैं, आप लोग दूसरे कामों में लग जाते हैं। अभी बकरीद आ रही है तो घूमने निकल जाएंगे, लड़कों का तो मुझे पता है, गाय टहलाने निकल जाएंगे, अपनी जानवरों के साथ दोस्तों में घूमने निकल जाएंगे। भाई अपना एक टाइम बना लो, हर चीज़ डिसिप्लिन से लेके चलो। हर हर चीज़ के लिए एक टाइम मख्तस कर लो, पढ़ाई के लिए तो बिल्कुल सेट कर लो टाइम। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अनी, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए आप अच्छा, ये वेब और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट ना आपका आगाज है। मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी बताया था, ये आपकी लर्निंग का आगाज है। आपकी एक दफ़ा से अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी ना, तो उसके बाद आप इतने मेच्योर खुद हो जाएंगे। आप, और दूसरा ये, जब पैसे आते हैं ना, फिर आपको मोटिवेशन भी होगी। एक छोटे छोटे से काम के आपको 5-5 हज़ार रुपये को दे के चला जाएगा ना, तो आपको इतनी मोटिवेशन फिर मिलेगी, फिर आप बोलेंगे कि यार अब तो कोई मसला ही नहीं है, फिर आप खुद सीखा करेंगे, फिर आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं होगी। आप इंटरनेट पे जाके सर्च करेंगे, आप हर जगह से जाके खुद सीख रहे होंगे। लेकिन अभी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप गिव अप नहीं करें और अपनी पूरी फाइट दें।
अपने मैक्सिमम फाइट मारे आप अपना टाइम बना लें कि डेली आपने कम से कम भी जो है 2 घंटे 3 घंटे कोडिंग करनी है, जब तक कि आपके ये वाला असाइनमेंट OLX वाला कंप्लीट नहीं हो जाता। मैं एक और टास्क आप लोगों को दूंगा OLX वाला, और एक चैट एप्लीकेशन का टास्क दूंगा जिसकी डिस्क्रिप्शन अभी मैंने पब्लिश नहीं करी है। ये आपने लाजमी हर हाल में बनाने हैं। आप लोगों के लिए दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आप लोग समझते नहीं है बात को। देखिए OLX वाले की लास्ट डेट तो आज की थी, ठीक है, लेकिन मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, अगर कोई मुझे कल भी चेक करवा दे कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर कोई परसों भी बोलेगा तो मैं चेक कर लूंगा। अल्टीमेटली मकसद ये है कि अभी आपके पास टाइम है OLX वाली ऐप के लिए भी, सही है, लेकिन बनानी ही शुरू नहीं करी, इसका मतलब तो ये है कि आपने सुस्ती करी हुई है ना। लास्ट वीक मैं क्लास में OLX वाली टास्क की डिस्क्रिप्शन बता चुका था, मैंने क्लासरूम में बहुत देर में अपलोड किया, लेकिन मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन और सारे टास्क एक एक चीज बता चुका था कि क्या क्या करना है आपको, ठीक है। तो एक हफ्ता हो चुका है आपको उस टास्क को, तो अगर आपने स्टार्ट भी नहीं किया तो ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क, एक सीरियस क्वेश्चन है आपके लिए, क्यों नहीं किया आपने स्टार्ट। आपने मतलब देखिए, आपका टास्क अगर अच्छा होता है तो मैं किसी के गाल पे स्टार नहीं बनाता, और अगर कोई खराब करता है तो मैं उसको जो है मतलब पिटाई नहीं करता मैं उसकी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे, एज फार एज कि आप मेरे स्टूडेंट हैं और आपकी परफॉर्मेंस खराब हुई है, सही है, मेरी जात पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर मैं आपको क्यों इतना फोर्स कर रहा हूँ। एज अ मेंटोर, एज अ टीचर मैं आपको क्यों इतना फोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि ये जरूरी चीज है। अगर आप करेंगे ही नहीं, आपको लग रहा है कि आप सिर्फ क्लास देख के और यूट्यूब की वीडियोस देख के सीख जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको कोड अपने हाथों से टाइप करने पड़ेंगे, राइट लिखना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही आपको कोडिंग आएगी और आपको काम करना आएगा। मेरे जिस वक्त मैंने शायद आपको बताया भी था, जब मैं लर्निंग फेज में था, एक छोटी छोटी सी लाइन के इश्यूज में अक्सर ऐसा होता था, 2 2 3 3 दिन निकलते थे, और फिर जब पता लगता था तो अपने आप पे भी गुस्सा आता था। लेकिन वो छोटी छोटी चीजों ने इतना कुछ सिखा दिया। अब जो है मैं आप लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा से तो प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ा सकता था ना, खुद पहले मैंने भी सीखी है, मैं भी स्टूडेंट ही दूंगा कभी ना कभी। अभी आप स्टूडेंट हैं और आप जो है सुस्ती करेंगे तो फिर कैसे चलेगा काम आप लोगों का। इस टास्क को सब बनाएं। देखिए आप ऐसे समझें, आप इसको इस तरह समझें कि अगर आप कोई एक टास्क क्लास के लिए नहीं बना सकते तो क्लाइंट के लिए कैसे बनाएंगे आप। अभी चले बकरीद की मैं मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपके अपना कोई बकरा है, आप उसको नहीं गिरा सकते, तो अगर कोई आपको पैसे देके उसके बकरा गिराएंगे, उसके बकरे का तो आप अजीब ही हाल कर देंगे। वो बकरा फिर उसका जो हाल होना है वो तौबा करेगा कि यार मैंने किसको बुला लिया। तो अभी आपको अपना बकरा तो काटना सीख लो पहले। ये ओलेक्स तो बनाओ, आप छोटी छोटी सी एप्स तो बनाओ। आप ओलेक्स भी किसी डेवलपर ने ही बनाई होगी ना, तो वो तो बनाओ, आप छोटी छोटी चीजें बनाओ। ओलेक्स हो गई, चैट ऐप जो मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा, ये वो चीजें जो बहुत कॉमन है। टूडू ऐप होगी, ठीक है, ओलेक्स ऐप हो गई। ओलेक्स में मतलब ओलेक्स कह रहा हूँ, आप क्लासिफाइड कर लें जिसमें एड्स लगाए जाते हैं, किसी चीज को बेचने या खरीदने के लिए एड्स लगाए जाते हैं। चैट एप्लीकेशन हो गई। इस तरह की जो एप्लीकेशन होती है, या किसी को ट्रैक करना है, लाइक पेशेंट ट्रैकिंग या चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप हो गई, इस तरह की जो ऐप होती है तो बहुत कॉमन है। ये तो लर्निंग फेज में आपको इतनी ज्यादा इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आपका दिमाग इतना खुल चुका हो कि नई तरह की कोई ऐप आए तो उसको आप आराम से बना सकें। ये इसको थोड़ा सा सीरियस लो और सबके सब इसको कंप्लीट करके मुझे चेक करवाओ, ठीक है। जितनी जल्दी हो सकता है आप इसको बनाएं और चेक करवाएं। चैट ऐप के भी मैंने डिस्क्रिप्शन आपको नहीं दी है, ठीक है, बिल्कुल रियल टाइम बनाएंगे आप। अभी तो हमने नहीं किए ना डिस्क्रिप्शन, अभी तो हमने चैट ऐप पे काम ही नहीं किया, तो मैं जब उसकी डिस्क्रिप्शन दूंगा फिर आप उसको बनाएंगे। फिलहाल अभी आपने OLX वाली ऐप कंप्लीट करनी है, ठीक है। मैं आज की क्लास को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आप लोग होपफुली थोड़ा बहुत सीखेंगे। देखिए लर्निंग करनी है ना, तो एक दूसरे के साथ कॉपरेट भी करना होगा आप लोगों को, ठीक है, एक दूसरे के पीछे लगना पड़ेगा। अगर आप क्लास में वीक हैं और आप शर्माते भी हैं तो आपको एटलीस्ट कोई एक चीज छोड़नी पड़ेगी, या तो आप स्ट्रांग बन जाएं या अपनी शर्म छोड़ दें। शर्म छोड़ने का मतलब ये है कि आप किसी जो क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनके पीछे लगे, उनको बोलेंगे भाई मुझे बताओ ये प्रॉब्लम आ रही है, या मुझसे पूछ लें आप, या ग्रुप पे पूछ लें आप, कोई ना कोई रिस्पॉन्स जरूर कर रहा होता है, मैं चेक कर रहा होता हूँ ग्रुप, कोई ना कोई रिस्पॉन्स जरूर कर रहा होता है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई नहीं करता तो मैं कर देता हूँ आखिर में। ये चीज आप जो अपने जहन में रखें, कोई एक चीज तो छोड़नी पड़ेगी, या तो आपको पूछने की जो शर्म आती है ना उस शर्म को छोड़ना पड़ेगा, या तो फिर आपको जो है वीकनेस अपनी छोड़ के आप खुद स्ट्रांग बन जाए। अगर दोनों चीजें हैं तो फिर गाड़ी आपकी नहीं चल सकती आगे, मसला हो जाएगा आपको, ठीक है जी।
चलें फिर आज की क्लास को हम एंड कर रहे हैं। आप लोग सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।